हेलो। मेरे साथ हैं रोहित कुमार, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 31 अचीव किया है आईआईटी जेई एडवांस 2021 में। और जो भी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन बच्चों के सवाल मैं रोहित से पूछूं, और जिसे बोलते हैं डायरेक्टली फ्रॉम हॉर्स माउथ, वो हम लाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करें रोहित। सबसे हाँ पहले सर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हाँ। अब यार ये बताओ कि तुमने जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया, हम्म। वो 9-10 से जैसे बच्चे लग जाते हैं आजकल, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोलते हैं, बच्चों में भी ये परसेप्शन है कि जो टॉपर है वो 10वीं तक अपना कोर्स ख़त्म कर लेता है और 11वीं 12वीं तो वो प्रैक्टिस करता है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा था, या फिर तुमने 11वीं से ही स्टार्ट किया? प्लस मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 11वीं 12वीं में 2 साल क्या सफिशेंट होते हैं? अ, सर, अगर आप सफिशिएंस के बारे में बात करो तो ये मोर देन सफिशिएंट ही होते हैं ये 2 ईयर्स के अंदर। और अगर जैसे कि कई लोग ऐसे करते हैं कि है ना, पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, बिफोर इन स्कूलिंग के दौरान ये ना अपना जे का प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसा पहले मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा होता है कि है ना, 6 क्लास से 7 क्लास से 8 क्लास से ऐसा कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे को इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। इवन आईआईटी जेई के बारे में भी मेरे को इतना आइडिया नहीं था। मेरे को पता था कि भाई एक एग्ज़ाम होता है मैथमेटिक्स स्ट्रीम के अंदर, और ये 11th के साथ में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा परसेप्शन यही था। हालांकि मैंने ना 9 क्लास के अंदर सोचा कि चलो ज्वाइन करते हैं, मतलब तब एनटीएसी के लिए मैंने ऐसा सोचा था कि ना चलो ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा दिन मेरा बैठ ही नहीं पाया मुझे स्कूल लाइफ उस समय ज़्यादा पसंद लगती थी, इसलिए मैंने पापा को बोला बोला छोड़ देते हैं अपन। तो फिर वापस से स्कूल लाइफ के अंदर ही 9 10 कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट किया था 11th के अंदर। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि है ना कि टाइम कोई लिमिटलेस है। काफ़ी कुछ हो सकता है इस 11th 12th, मतलब आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो ना वहाँ आराम से पहुँचा जा सकता है। तो तुमने आईआईटी में जाना है, हम्म। ये 10th में सोचा था, या 11वीं में सोचा था, या 9th में सोचा था, या पापा ने बोला? एग्जैक्टली कब हुआ ये, मतलब जब तुमने डिसाइड किया कि जेई में जाना है मेरे को? अ, सर, जैसे मैथमेटिक्स स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को हल्का फुल्का परसेप्शन ही था कि जाएंगे। अच्छा। थोड़ा बहुत ही, इतना नहीं कि अब एकदम डेडिकेटेड हो गए कि आगे यही जाना है। बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से इसी इसी तरफ चलते रहे। और ये फाइनल डिसीजन सर 10th क्लास के अंदर ही था, ठीक है। अच्छा। जिसमें आप मीन्स एग्जैक्ट है कि आप जाना है इसी स्ट्रीम के अंदर। ये 10th क्लास के अंदर ही मैंने डिसाइड किया था। मैं तो सर अभी भी है ना ऐसे ही डिसाइड करता हूँ कि अभी जो मिला है ना उसको बस बढ़िया से करना है। आगे जो होगा वो अब खूब, अभी जैसे आईआईटी जेई का जैसे ही रिजल्ट आया तो अब लोग पूछते हैं कि बीटेक के बाद में क्या करोगे। हाँ। तो मैं उनको बस ये कहता हूँ कि अभी मैं बीटेक करूँगा, बाद के बाद में देखूँगा। बाद में। अच्छा, तो जैसे तुमने प्रिपरेशन इफेक्टिवली 11-12 से ही किया था, ठीक है। बिल्कुल सर। तो क्या तुम्हें ऐसा लगा कि 15 घंटे पढ़ना पड़ रहा है टोटल एक दिन में, या फिर तुम्हारा कितने घंटे में मैनेज हो गया था? और मैं ये भी बात बोल दूं, बहुत सारे जो टॉपर बच्चे ना, स्पेशली आईआईटी में जब जाओगे, तो हर बच्चा अपने आप को ये बोलेगा मैं तो 3 घंटे पढ़ता था, मैं तो 2 घंटे, अपना ऐसे दिखाने के लिए ना। तो आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट आंसर, ताकि सारे बच्चों को पता लगे कि अभी तो जैसे कोरोना काल में तुमने पढ़ाई की होगी तो वीडियो देखे होंगे, उसमें भी कुछ टाइम जाता होगा। टोटल स्टडी आवर्स जो है ना, मतलब वीडियो या क्लास में अगर जा रहे हो, प्लस घर पे आके जो प्रैक्टिस करो, उसमें ऑन एंड एवरेज एक दिन में कितना घंटे पढ़ते थे? सर, उसके लिए मैं डिविजन्स के हिसाब से बात करूँगा कि सबसे पहले है ना क्लासरूम के अकॉर्डिंग मैं कितना पढ़ता था। तो क्लासरूम्स लगभग मेरे ख्याल से 3 4 घंटे के होते थे। अभी एग्जैक्टली क्या है कि काफ़ी टाइम गुजर गया, सही। इसलिए मेरे को उतना याद भी नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे 3 4 घंटे के आसपास या ऐसे इतने होते थे क्लासरूम्स। और ऑनलाइन जब वीडियोस आई तो उनमें तो और भी कम टाइम के अंदर हो जाता था, क्योंकि उनकी लेंथ भी कम आती थी, तो 2 2.5 घंटे पर ही चलता था। इसके अलावा जैसे जब मुझे क्लासरूम का याद आ रहा है तो घर पे आने के बाद में जैसे ही खाना खाता था तो उसके बाद में जब मैं पढ़ने बैठता था, तो अगर आप हवर्स के बारे में बात करोगे तो जैसे अगर मैं 12 बजे बैठा हूँ या फिर ना 12:30 1 बजे मैं पढ़ने बैठता था, तो शाम को 12 बजे तक तो मैं पढ़ता था, अच्छा। 12 बजे तक। और जब कभी ऐसा होता है कि ना मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं कुछ बुक्स कर रहा हूँ या फिर कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं इस टाइम को और भी खींच देता था 1 बजे तक। मेरा पूरा मोटिव ये था कि कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कि एक चीज़ अगर स्टार्ट की है तो उसको कंप्लीट, अगर वो हो सकती है अभी तो उसको कंप्लीट करना है, कल पे नहीं छोड़ना है, ये रहता था। और बाकी अगर सर इन स्टडी हावर्स के दौरान भी अगर बात करूँ तो
ये फ्री होते थे, मीन्स ऐसे नहीं कि बस एक जगह बैठ गया तो अब उठना नहीं है किसी भी तरीके से, फ्री की है ना, बस स्मूथली ये हावर्स चलते रहे अपने, इसी के अकॉर्डिंग में पढ़ता था। तो आप देख लीजिए कि है ना लगभग होंगे 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 8 9 या 10 घंटे के आसपास। एक दिन और में पूरे? हाँ, और फिर 8 घंटे की कंप्लीट स्लीप मैं लेता ही था। अच्छा। वो सर वो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती थी, क्योंकि जिस दिन मैं 7.5 घंटे भी सो जाता था तो फिर मेरा सर दुखता था अगले दिन। तो ये मेरा कंप्लीट टाइम डिवीजन है सर। तो मेरे को ऐसा समझ में आया है कि यू आर नॉट टेकिंग इट एज ए बर्डन, कि मेरे को बर्डन है इतने घंटे पढ़ना पड़ रहा है, या फिर घड़ी देख देख के नहीं पढ़ रहे हो। तुमने कुछ पढ़ना शुरू किया, तुम इसे इंजॉय करने लगे, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो तब तक छोड़ा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी हाँ कभी सर। बीच बीच में कुछ ऐसा हो जाता हाँ। है ना? हाँ सर, बिल्कुल वही है कि है ना, इंटरेस्ट जब तक है ना सर तो कंप्लीट करना ही है अपन को। चलो कभी इंटरेस्ट नहीं होता था तो थोड़ा बहुत घूम लेता था, फिर वापस से लग जाता था। ठीक है। प्रिपरेशन करते समय जैसे 11th 12th में तुम्हें कुछ ऐसा लगा कि यार ये कहाँ फंस गए, बर्डन है, ऐसा कुछ बर्डन फील हुआ कभी? नहीं नहीं सर, अगर जस इस ऐसा बर्डन बिल्कुल भी नहीं फील हुआ। और इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो टीचर्स की तरफ रहा, कि उन्होंने एकदम सब्जेक्ट को इसी तरीके से है ना पढ़ाया कि है ना इंटरेस्ट अपने आप बिल्ड करता रहा। और मैं तो सर ये भी समझता हूँ कि है ना IIT JEE की ये जो 2 साल या की जो प्रिपरेशन होती है, इसमें एक इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो है ना अपन को ड्राइव करता रहता है इस कंप्लीट ड्यूरेशन के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा जो काफ़ी बच्चों को लगता है। तुम अपने आप को, मतलब ऑनेस्ट आंसर अगेन, वैसे आई एम ऑनेस्टली दे रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं, मैं बार बार बच्चों को रीअश्योर करने के लिए बोल रहा बिल्कुल हूँ। सर। तुम अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हो, या मेहनती समझते हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन है इस रैंक लाने में? सर अगर 11 से अगर स्टार्ट करें तो हम तो बस मेहनत वाले कैटेगरी के अंदर ही ज़्यादा समझते हैं कि बस लगे रहते थे। तो मेरे ख्याल से 11th के अंदर या शायद 12th के अंदर मेहनत वाला कैटेगरी लगा, और मेहनत से हमने करके ऐसे पहुंच गए, मीन्स उस कैटेगरी या लेवल तक बात करूं तो पहुंच गए कि अब ऐसा लगा कि हल्के फुल्के अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ आ गई है। लेकिन ये सिर्फ मेहनत से आई है। ये बिल्कुल है कि हमने मेहनत करके इस लेवल को अचीव किया है, और ये लेवल मेहनत करके आराम से पाई भी जा सकती है। तो मतलब आई एम करेक्ट इन सेइंग कि टॉप 100 के अंदर रैंक लाई जा सकती है, उसके लिए कोई गॉड गिफ्टेड होना ज़रूरी नहीं नहीं है, सर, बट बिल्कुल मेहनत करना ज़रूरी है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करने से आराम से पहुंच सकते हैं आप। गॉड गिफ्टेड ऐसा तो दिमाग में भी नहीं लेके चलना चाहिए कि अगर वहाँ तक पहुँचना अपन नहीं पहुँच सकते अपना तो कुछ दिमाग चलता नहीं है। मेहनत करने से आराम से पहुँचा जा सकता है वहाँ पे। हाँ, तो अगर बच्चा मतलब पढ़ाई कर रहा है और उसे समझ में आ रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो ऐसा दिमाग में ना रखे कि यार गॉड गिफ्टेड नहीं है तब तो मैं टॉप 100 ब्रेक नहीं कर सकता। रोहित बोल रहा है कि आराम से कर सकते हैं अपन, बस मेहनत करें। तो मेहनत को ज़्यादा श्रेय देना चाहोगे, राइट? बिल्कुल सर, मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ही होता है। मैंने तो आसपास जितने भी देखे हैं जो भी है ना सक्सेसफुल हुए हैं IIT JEE के अंदर, सभी मेहनत करके ही वहाँ पहुँचे हैं। अब शुरुआत में ज़रूर ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन जैसे ही वो मेहनत कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, तो लास्ट में जाके उनको भी पता चलने लग जाता है कि हाँ, मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं जैसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे बच्चे यूजली पेपर में जाते हैं, उन्हें मतलब मेन पेपर भी हो गया और प्रैक्टिस पेपर भी हो गया, बीच बीच में जो हर महीने होते रहते हैं, तो उनको एक स्ट्रेस रहता है कि यार इतने मार्क्स लेके आने हैं, और ये उनके दिमाग में चलता रहता है। तो जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं जैसे तुम हो, तुम्हें भी वो स्ट्रेस होता है, या तुम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार जो मार्क्स आएगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ होता है, या रियली में स्ट्रेस रहता है? नहीं सर, ऐसा कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता था। कभी सर ये तो दिमाग में रहा नहीं कि है ना ये इतने मार्क्स लेके आने हैं या फिर है ना इतनी रैंक लेके आनी है, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं है। और जब भी कोई भी और बच्चे मेरे को पूछते हैं इसके बारे में तो मैं उनको बस मना ही करता हूँ कि ये नहीं सोचना चाहिए। रही बात सर स्ट्रेस की, तो है ना प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम ऐसा सोचते थे कि भाई जे एडवांस के असली एग्ज़ाम तो है नहीं, इसलिए स्ट्रेस फ्री रहे। और बाद में यही आदत बिल्ड हो गई कि है ना जे एडवांस के दिन भी ये स्ट्रेस नहीं रही थी। तो मैं इसको भी कहता हूँ कि स्ट्रेस लेनी भी नहीं चाहिए, और इसी हर एक पेपर में जैसे जैसे आप बिना स्ट्रेस के अगर वर्कआउट करोगे, परफॉर्मेंस भी बेटर आएगा, और जे एडवांस के दिन भी आपको ऐसा कोई भी है ना नहीं रहेगा कि आज तो मीन्स ये एडवांस का एग्ज़ाम है, कोई भारी चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा लास्ट के अंदर। और बस इसके अंदर मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा।
अच्छा यार, तुम्हारी मेंस में 21st रैंक आई थी, तो मेंस और एडवांस के बीच में जो टाइम था उसमें कुछ परफॉर्मेंस प्रेशर आया कि यार अब तो 21 आ गई है, अब तो अगली बार 21 या इसने मतलब नाक कट जाएगी, कुछ ऐसा हुआ था? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि मेंस में उनकी मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन से अच्छी रैंक आ गई। जैसे मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, उसकी 500-600 कुछ रैंक आ गई, वो बोलता है कि सर आगे नहीं आई तो घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था यार, यू वर चिल? नहीं सर, जैसे ये ना मैंने मेंस का एग्ज़ाम दे दिया था। इस बार तो खैर 4 अटेम्प्ट्स में थे, तो पहला अटेम्प्ट दे दिया, तो फिर उसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मेंस के अंदर आगे करूँगा। पर फिर भी ठीक है कि मैं एग्ज़ाम दे के आ गया, तो उसमें और परफॉर्मेंस बेटर आ गई कि है ना 100 परसेंटाइल आ गई। तो फिर उसके अकॉर्डिंग लास्ट में जब जेई मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था ना, तो होने से पहले और होने के बाद में सिचुएशन एकदम लेवल बराबर ही रहा कि मैं उसके अंदर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कुछ ज़्यादा खुश हो गया कि ये वाली रैंक आ गई। बस उस समय टारगेट एक एडवांस थी। तो अगर किसी बच्चे को ऐसे लगता है कि मेरे मेंस में बढ़िया रैंक आ गई और एडवांस में अब आएगी या नहीं आएगी, तो वो सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि है ना मेंस में आ गई। तो मेंस से अगर कोई बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर ही रहा है, तो ही शुड बी टेकिंग मीन्स ही शुड टेक केयर ऑफ एडवांस ओनली। अच्छा, एक मेरे को ये बात और बताओ, जैसे मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है जब वो पेपर दे रहे हैं उनको टाइम कम पड़ता है कि 3 घंटे में पूरा नहीं हो पाता। तो जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं, क्या वो पहले से ही आधे घंटा पहले पेपर कंप्लीट करके बैठ जाते हैं, 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं, क्रॉस चेक करते हैं या नहीं करते हैं कि गलत तो नहीं हो गया कोई वापस, या फिर एक ही गो में सब कुछ कर देते हो? आ, सर देखो, टाइम अगर मैनेज करना होता है तो हम क्या करते थे कि है ना फर्स्ट ट्राई के अंदर जितने बन पाते थे, मीन्स ऐसे भी नहीं कि है ना किसी क्वेश्चन के पीछे पड़ी भी गए, जितने एकदम स्मूथली बन पा रहे हैं कम्प्लीटली उनको करते थे। लास्ट में लगभग ऐसा करने से है ना काफ़ी हद तक क्वेश्चंस तो हो जाते हैं सर, 90% या फिर 90 से अबोव परसेंटेज क्वेश्चन हो जाते हैं फर्स्ट ट्राई के अंदर ही। और फिर सेकंड ट्राई के अंदर हम लास्ट में कुछ आधे घंटा बचता था, तो हम सेकंड ट्राई के अंदर बचे हुए क्वेश्चंस को करने में लग जाते थे। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट 3 घंटे तो हमारे लग ही जाते थे पेपर को करने में। लेकिन हाँ, ये स्ट्रेटजी ज़रूर रहती थी कि हमको ये ऐसे ऐसे कि ये सेक्शन ऐसे पहले करना है। जैसे मेरा जो रहता था कि मैं केमिस्ट्री पहले करता था, फिर फिज़िक्स करता था, फिर मैथमेटिक्स करता था। तो केमिस्ट्री में मैं क्या करता कि ना एकदम लीनियंटली जितना भी मेरे से पेपर हो पाता, केयरफुली कोई ऐसे जल्दबाजी के अंदर गलतियां न करके उतना मैं थोड़ा वो टाइम बचाता और फिर ना उसको बाकियों में डिवोट करता था। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई ऐसा कह रहा है कि 3 घंटे कम पड़ते हैं, आराम से अगर टाइम मैनेज किया जाए तो हो सकता है। और मतलब केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है? सर केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से तो पढ़नी ज़रूरी है। और इसके अंदर भी मैं स्पेसिफिकली है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कहूँगा, हालांकि बाकी भी ठीक ही है, लेकिन इनऑर्गेनिक से मेरे ख्याल से ज़्यादा रहता है एनसीईआरटी के अंदर, तो देखनी ज़रूर चाहिए। क्यों, मेंस के लिए तो आप जानते भी हैं कि मेंस के लिए तो है भी वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, वो तो सभी के लिए चली जाती है इंपॉर्टेंट। लेकिन जे एडवांस में मैंने ऐसा देखा है कि कई बार लगता है कि जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो कुछ ना कुछ एनसीईआरटी से मिलती जुलती ज़रूर है। अच्छा, मटेरियल में जैसे क्वेश्चन करते समय क्या तुम्हें लगता है कि बहुत सारे हमें क्वेश्चन करनी चाहिए तभी मास्टरी आती है, या फिर हमें कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर दोनों का एक मिश्रण होना चाहिए, या फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के पेपर्स करने चाहिए ताकि हमें डिफरेंट टेस्ट लगे? मतलब वो जैसे बोलते हैं ना एक्सेल करने वाली बात है किसी भी सब्जेक्ट में, उसके लिए क्या चाहिए होता है? नॉलेज या बहुत सारी प्रैक्टिस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन? तो तुमने ऐसा क्या सोचा या किया? सर जैसे सब्जेक्ट मास्टरी के अंदर अगर बताऊं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर होता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता था ना, तो उससे कॉन्सेप्ट को जितना बेटर अंडरस्टैंड फोकस करके जितना अच्छे से समझ सकता था वो करता था, और फिर घर पे जाके ना उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज ज़रूर करता था जिससे मेरे कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए। और अगर मैं स्टार्टिंग अगर 2 इयर्स प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो कोचिंग से जो मटेरियल मिलता था, जिस शीट मिलती थी और इसके अलावा कुछ वो और डीपीपीस देते थे, बस यही करता रहा मैं शुरुआत के अंदर। तो आखिर में तो ज़रूर आप जब एडवांस में पास में आ जाते हो तो तब आपको मन में लगता है तो ठीक है कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि है ना ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, इधर से भी करना है, उसमें ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए।
टेस्ट ठीक है, जितना थोड़ा बहुत टेस्ट होना चाहिए, लेकिन ना उसमें क्या है कि ज़्यादा अगर चले जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से लास्ट में ना प्रेशर बनने स्टार्ट हो जाता है, जो कि ना एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट मतलब सही नहीं है। हाँ, मतलब अगर बहुत उल्टी सीधे मटेरियल करें और फिर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो काइंड ऑफ हो सकता है कॉन्फिडेंस हमारा ब्रेक हो जाए, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप क्योंकि एडवांस के अंदर ना टेस्ट तो अलग अलग आते ही हैं, ठीक है, तो उतनी थोड़ी बहुत कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब लिमिट में रहें, बिल्कुल। लिमिट में रहना चाहिए। ओके। प्रिपरेशन के दौरान यूजली सभी की प्रिपरेशन में कुछ लो फेज़ आते हैं, कुछ हाई फेज़ आते हैं, तो तुम्हारे साथ 2 साल में ऐसा कुछ हुआ कि जब तुम्हें लो थोड़ा फील हुआ हो कि यार पता नहीं आगे क्या होगा? सर एक्चुअली अगर मैं सच सच बताऊं तो 11th क्लास के अंदर मेरी एक आदत रहती थी कि टेस्ट के दिन मैं शाम को मूवी देखता था। तो इससे क्या हुआ कि ना थोड़ा ग्राफ जो है वो डाउन जाने लगा था। अच्छा। मेरे ख्याल से नवंबर के आसपास तो डाउन काफ़ी तक हद तक चला गया था। जैसे शायद KVPI की एग्ज़ाम हुई थी उस टाइम, तो ना उसमें भी जस्ट ही पास आउट हुआ था मैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब वापस से ये सभी आदतों को छोड़ना है और एक कंसिस्टेंसी अच्छी तरीके से मेंटेन करनी है। तो फिर वो लो फेज़ तो हो गया, अब हाँ वापस से है ना ग्राफ चढ़ने लगा, बढ़िया चला। मेरे ख्याल से है ना लॉकडाउन तक, लॉकडाउन के भी 1-2 महीने तक बढ़िया चलता रहा। फिर ठीक है, थोड़ा बहुत पहली बार ऑनलाइन से है ना सामना हुआ तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो हम क्या थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया ज़रूर था, लेकिन बाद में उसको फिर से मेंटेन किया। फिर जब मेरे ख्याल से दिसंबर नवंबर में ना जब कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है, फिर टेस्ट सीरीज ही चलती हैं लगभग, तो फिर वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की, गलतियों को सुधारना स्टार्ट किया, तो फिर से अब हाई फेस मींस फेस अच्छी तरीके से बिल्डअप होता रहा और फिर जे एडवांस में भी एकदम बेहतरीन तरीके से हो गया। जैसे अभी ऑनलाइन का 1-2 साल से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, या फिर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट और बाय डिज़ाइन कोरोना की वजह से, तो काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑफ़लाइन से पढ़ नहीं सकते, ऑनलाइन से पढ़ नहीं सकते, ऑफ़लाइन से ही रिज़ल्ट निकलता है। तो रिज़ल्ट भले ही कैसे निकला हो, बट तुमने दोनों तरीके से एक्सपीरियंस तो तुमको है, तो क्या केवल ऑनलाइन से पढ़ के बहुत अच्छी रैंक लाई जा सकती है? सर अगर फोकस है और डेडिकेशन है तो मेरे ख्याल से ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आराम से लाई जा सकती है। जहाँ तक आपको लगता है कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ वो किया जा सकता है। बस सर वही लास्ट में बात रहती है कि मेहनत अपनी होनी चाहिए, डेडिकेशन भी होना चाहिए और अटेंशन भी होना चाहिए। अच्छा। अब और मैं क्या पूछूं कि जैसे अब तुम्हारा 31 रैंक आया है, हाँ। तो ये रैंक आने के बाद तुम्हें कुछ डिफरेंट लग रहा है अपने प्रति, या तुम्हें जो दूसरा कोई बच्चा हो, सहपाठी हो, हाँ। उसके लगता है कि यार ये क्या पागल टाइप है, ऐसी कुछ फीलिंग आती है? बच्चों को ऐसा लगता है कि जो टॉप रैंकर आते हैं ना, वो शायद उनको ज़्यादा उनके हाई हेडेड हो जाते हों, दूसरों को तुच्छ समझते हों, तो ऐसा कुछ है या तुम्हें क्या फील हो रहा है, क्या अलग है? सर अगर सच सच बात बताऊं तो जैसे लास्ट के मीन्स एग्ज़ाम के पहले 1-2 मंथ तक जैसे कि प्रिपरेशन चल रहा था, टेस्ट के अंदर रिजल्ट्स ठीक आ रहे थे और एग्ज़ाम भी है ना एक तरीके से टेस्ट की तरह निकल गया। और फिर जब रिज़ल्ट भी आया तो है ना, अब हम क्या कि उतनी मेहनत कर चुके थे तो अभी ऐसा नहीं लगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के अपन, ठीक है जैसा मेहनत किया था वैसा मिल गया। और अभी भी जैसे हमारे दोस्त हैं जो मिलते हैं, जो चाहे हमारे तक रैंक उतनी ना हो भले ही, लेकिन उनसे मिलते हैं तो बड़े अच्छा लगता है सर। ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं है क्योंकि अपन भी एक ज़माने में उसी लेवल पे थे इसलिए मतलब ऐसा कुछ दोस्तों के बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ, वैसे ही है अभी, हाँ, वैसे ही बस गप्पे मारते ये हैं। ज़रूर है कि ना 1 साल तक 1.5 साल तक उनके साथ में कांटेक्ट नहीं रह पाया, ये उसका फैक्टर ज़रूर पड़ता है थोड़ा बहुत। लेकिन आज भी अगर वो मिलते हैं तो चलो ठीक है, अच्छा लगता है कि हमारे दोस्त हमारे साथ में हैं। चलो, मेरे को जो जो क्वेश्चन याद आ रहे थे वो तो शायद मैंने सारे ही पूछ लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं टीम कंपटीशन की तरफ से। अमित सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, इतना काफ़ी है। चलो यार, थैंक्स अ लॉट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, यू डिज़र्व इट दिस ग्लोरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर वेरी मच। हाँ, ये वैसे इंटरव्यू फॉर्मली ओवर हो गया था, बट इनफॉर्मली जब मैं रोहित से बात कर रहा था तो रोहित ने 1-2 बातें बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स भी कोटा जैसी जगह या और भी जगह भेजते हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो 9-10 तक बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत शार्प ब्रेन होता है,
बट किसी भी रीज़न से, चाहे वो एज बोल लीजिए या फिर पहली बार आज़ादी मिली है, उस तरह की चीज़ें हुए, तो उसमें काफ़ी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो उनका ट्रू पोटेंशियल है, मे बी समबडी कैन गेट ए रैंक विद इन 500, बट वो ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं। स्पेशली गेमिंग इज़ द मेन कल्प्रिट, बाकी और भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ऑफ कोर्स, इस एज पे जो भी आते हैं वो सारे तरह के डिस्ट्रैक्शन हैं, बट गेमिंग इज़ मेन कल्प्रिट इन माय ओपिनियन। तो यही रोहित ने मेंशन किया कि उसके साथ भी कुछ ऐसे बच्चे थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि रोहित अपने मुंह से बताए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और ये सीकर की बात बता रहे हैं। सर इसके अंदर 9-10 के तो मेरे एग्जांपल कम मिलेंगे, लेकिन 11th के अंदर मैं ज़्यादा बताऊंगा कि जब है ना ऑफलाइन क्लासरूम्स चल रहे थे, तब तक तो बच्चे कुछ ऐसे थे जो ना काफ़ी डेडिकेटेड भी थे, और मेरे को ऐसा लगता था कि है ना दे आर गुड टैलेंटेड स्टूडेंट्स। और अगर आप बात करो कि अगर वो अपनी उस समय की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते, तो जैसा आपने कहा कि आराम से 500 अंक के अंदर पहुंच सकते थे। लेकिन जैसे ही है ना अब ऑनलाइन हुआ, तो अब बाई पेरेंट्स ने ना बच्चों के लिए ना वो जो भी फैसिलिटीज़ थी ऑनलाइन की वो प्रोवाइड की, भाई फ़ोन प्रोवाइड किया है, लैपटॉप जो भी होता है। तो मैंने खूब सारे ऐसे बच्चों को देखा कि जिन्होंने इसके अंदर उसका मीन्स गलत यूज़ किया, मिसयूज़ किया, कि है ना कुछ ज़्यादा तो ना मूवीज़ के अंदर फंस के, जैसे उस समय ऐसे नेटफ्लिक्स हो गया या फिर ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके अंदर ना ज़्यादा समय बर्बाद करने लगे। कुछ है ना गेमिंग पार्लर जो भी होता है तो उसके अंदर ज़्यादा चले गए, और अपना समय मीन्स घर पे तो बोलते थे कि हम जा रहे हैं कोचिंग, और बीच में कहीं और ही जगह रुक जाते थे। तो इसके कारण आज मैं देख रहा हूँ कि है ना वो अब जाके ना इस बात को समझने लगे हैं कि है ना 1 साल के अंदर अपनी जो भी किया है उससे अपन मीन्स 10,000 से भी ऊपर चले गए रैंक के अंदर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ना वो बच्चे इंटेलिजेंट ज़रूर थे, लेकिन ऐसे डिस्ट्रैक्शंस के कारण वो आप समझ सकते हो कि सर लगभग 9,000 रैंक का इतना बड़ा गिरावट उन्होंने फेस किया है। तो मैं भी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसा ये सब चीज़ें अच्छी ज़रूर लगती हैं कि हम भी है ना काश इनकी जगह होते, ऐसे ही मज़े कर रहे होते लेकिन अगर आप है ना एक बार वो कहते हैं ना कि है ना दिल पे पत्थर रख के है ना आप अगर प्रिपरेशंस करते हो, तो अब जैसे ही आपका जे एडवांस ख़त्म होता है, रिज़ल्ट आता है, तो फिर आपको अब महसूस होता है कि हाँ यार हर एक चीज़ का एक समय था और अब समय है। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली रोहित ने कि गेमिंग वेमिंग से कोई रोक नहीं रहा है, बट अप्रोप्रिएट टाइम पे करो। अब जैसे आईआईटी का पेपर हो जाए, या जो बच्चे अभी एस्पिरेंट दे रहे हैं, मेनली तो इंटरव्यू उन्हीं के लिए, जब एक बार तुम्हारा ये सारा गेम खत्म हो जाए आईआईटी जेई वाला, तब तुम अपना गेमिंग करो, खूब खेलो, कोई नहीं रोकता। और ये मैं जो रोहित ने बोला कि गेमिंग पार्लर में चले जाते हैं, वो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आने के बाद ही हुआ है, मैं ये कोटा में बहुत सारा देखा है। बेसिकली क्या होता है, बच्चा बाहर से आता है, ऑफलाइन में भी ऐसा होता था। हाँ ऑफलाइन में भी ऐसा होता था। बच्चा बेसिकली क्या आता है, बाहर से आता है, यूजली अपने स्टेट का, अपने उसका टॉपर होता है वो अपनी क्लास का, यहाँ पे उसको रियल कंपटीशन दिखाई देता है। तो बहुत सारे बच्चे ना फिर वो जैसे बोल रहे हैं सॉलेज ढूंढने लग जाते हैं, वो गेम खेलने लग गया उधर से। स्ट्रेस को ना दूर करने के लिए वो ऐसा सोचते हैं कि ना हम जाके गेम खेलें या मूवीज़ के अंदर जाएं, थिएटर्स के अंदर, ऐसा सोचते हैं वो। बिल्कुल, तो इसीलिए अगर कोई बच्चा अपने शहर से बाहर आके कहीं पढ़ाई कर रहा है, भले ही पटना हो, दिल्ली हो, कोटा हो, हैदराबाद हो, तो मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो पेरेंट्स उसके साथ ज़रूर आएँ और पहले 1-2 महीने ज़रूर रहें। बस एक बार बच्चा सही राह पे चलने लगा, उसके मार्क्स वार्क्स आने लगे, देन यू कैन गो बैक टू योर सिटी। लेकिन सर उसके अंदर भी ये कहूँगा कि ना उनकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड लेना भी ज़रूरी है बाद में के अंदर भी अच्छा, हाँ, ये बात भी सही बात है कि जब तक पेरेंट्स है तब तक है। हाँ। हैं, और जैसे तुमने ये बात भी बोला कि घर से तो बच्चा हो सकता है बोल के निकले कि मैं इंस्टीट्यूट ही जा रहा हूँ और घुस जाए गेमिंग पार्लर में, और बच्चे अपने रिजल्ट को भी बहुत ज़्यादा फर्ज करते हैं ना। ऐसे केसेस में ऐसे केसेस होते हैं, हर पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, बट मैं ये बताता हूँ कि जितने भी बच्चे ऐसे करते हैं, सबके पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि मेरा बच्चा नहीं होगा, वो गलत नहीं हो सकता। तो ये एज ही ऐसी है, आई विल से कि एज ही ऐसी है। अगर हम किसी भी तरीके से कोई वॉच रख सकते हैं तो मैं पेरेंट्स से ज़रूर बोलूँगा कि वो इस चीज़ की ज़रूर वॉच रखें। मार्क्स स्पेशली बच्चे से ना पूछें, इंस्टीट्यूट में पूछें कि उसके मार्क्स क्या चल रहे हैं। और बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि गेम्स एंड जो भी बाकी की एक्टिविटीज़ होगी, मूवीज़ होगी, दैट कैन वेट। ये जो 2 साल है वो डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं कैरियर के लिए, तो ये तो कैरियर को ही डिवोट करें, पढ़ाई करें, इसके बाद तुम्हें जो करना है वो करें।
सर इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शुरुआत में जैसे आप इन चीज़ों को छोड़ते हैं ना, तो ऐसा ज़रूर लगता है, मीन्स पहले ज़रूर लगता है कि है ना, छोड़ दिया, मन नहीं लग रहा है हाँ ऐसा। हाँ लेकिन जैसे आप स्टडीज़ के अंदर एक बार डिवोट हो जाओगे ना, तो फिर आपके मन में दोबारा से इस ऐसी चीज़ों के सवाल नहीं खड़े होंगे। जैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो 10th के तक तो है ना, मैं मूवीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। लेकिन आज जब है ना 2 साल कंप्लीट हो गए, कैसे जैसे करके है ना मूवीज़ को कंट्रोल किया, फिर 12th के अंदर कंप्लीट स्टडीज़ के अंदर रहे, तो अब जाके जैसे जे एडवांस ख़त्म हुआ तो पहले ऐसे लगा ही नहीं कि अब मूवी देखनी चाहिए, इंटरेस्ट नहीं रहा था उस समय। तो मैं कहता हूँ कि शुरुआत में ऐसा होगा, लेकिन बाद में आपका मन अपने आप ही लग जाएगा स्टडीज़ के अंदर। हाँ बिल्कुल, कोई भी एडिक्शन हो तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं हम्म। कि कुछ दिन हमें बहुत अर्ज होती है, हाँ। बट अगर आप लगातार मेहनत करते रहो तो दिमाग मतलब दिमाग दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर लो, तो धीरे धीरे इट विल हैपन एंड आई थिंक इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो रोहित ने दिया है सभी बच्चों के लिए। बस आई थिंक वी शुड फिनिश इट ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।